ये यूनिट 3 चालू है रही है और यूनिट 3 में अध्याय 4 है और अध्याय 4 का नाम है गतिमान आवेश एवं चुम्बकत्व। गतिमान आवेश एवं चुम्बकत्व। उसी का पहला क्वेश्चन उठाया मैंने कि धारा का चुम्बकीय प्रभाव क्या है। धारा का चुम्बकीय प्रभाव क्या है अथवा ओरस्टेड का नियम क्या है, यानी ओरस्टेड का नियम लिखिए। तो ओरस्टेड ने क्या किया था कि एक चालक तार लिया उन्होंने, ओरस्टेड ने एक चालक तार लिया। क्या लिया? चालक तार। ये चालक तार है, चालक तार। और इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, यानी विद्युत धारा चालक तार में क्या प्रवाहित करी? विद्युत धारा। जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनने लगा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो यही तो है वो। धारा के कारण क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र। धारा के कारण क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे ही बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखो बेटा, सन 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में देखा, उन्होंने प्रयोग किया कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव या ओरस्टेड का नियम कहते हैं। तो देखो बेटा कि सन 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में देखा कि, क्या देखा? इन्वर्टेड कोमा में मेन परिभाषा, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद और कर दें। इन्वर्टेड कोमा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये चालक है और चालक में क्या प्रवाहित कर रहा है? विद्युत धारा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और या इसे ओरस्टेड का नियम भी बोलते हैं, या ओरस्टेड का नियम भी कहते हैं। ओरस्टेड का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। इसे ही ओरस्टेड का नियम भी कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव या ओरस्टेड का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाएं हथेली का नियम लिखिए। दाएं हथेली का नियम लिखिए। तो इस क्वेश्चन को हम लिखाएंगे नहीं, केवल समझाएंगे। दाएं हथेली, ये हथेली, ठीक है। यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, देखो हमारा हाथ देखिए आप, यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां तथा अंगूठा, अंगुलियां तथा अंगूठा, अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। अलग अलग है, अंगुलियों की दिशा अलग है, अंगूठों की दिशा, अंगूठा की दिशा अलग है, लंबवत है, इनके बीच में 90 कोण बने हुए। अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तथा अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा बताता हो तो बल की दिशा हथेली के तल के लंबवत वार की ओर होगी या फिर ऊपर की ओर होगी। तो बल की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो देखो, यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों तो अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। अंगूठा उसमें बहने वाली धारा की दिशा बताता हो तो बल की दिशा
हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये अपना दाएं हाथ का नियम हो गया। अब है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हथेली का नियम हो गया वो। अब जाए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग ने क्या किया दाएं हाथ में, देखो यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, हमारा हाथ देखिए आप, यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, यानी तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अंगूठा तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों तो तर्जनी अंगुली उस बिंदु की ओर संकेत करती है। तो तर्जनी अंगुली उस बिंदु की ओर संकेत करती है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तथा मध्यमा अंगुली उसमें बहने वाली धारा की दिशा बताती हो, तथा मध्यमा अंगुली उसमें बहने वाली धारा की दिशा बताती हो। तो अंगूठा उसमें लगने वाले बल की दिशा बताता, तो अंगूठा उसमें लगने वाले बल की दिशा बताता। तो यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, या फिर तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, कौन सा भी आगे पीछे बोल सकते हो, ठीक है। तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों तो तर्जनी अंगुली उस बिंदु की ओर संकेत करती है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तथा मध्यमा अंगुली उसमें बहने वाली धारा की दिशा बताती हो, तथा तब अंगूठा लगने वाले बल की दिशा बताता है। अब है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जैसे दायां का था वैसे ही बाएं का, बाएं हाथ का। यदि हम बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों तो तर्जनी अंगुली उस बिंदु की ओर संकेत करती है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, मध्यमा अंगुली उसमें बहने वाली धारा की दिशा बताती हो, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा बताता है। यदि हम बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो तर्जनी अंगुली उस बिंदु की ओर संकेत करती है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, मध्यमा अंगुली उसमें बहने वाली धारा की दिशा बताती है, तब अंगूठा लगने वाले बल की दिशा बताता है। ये अपना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम और दाएं हथेली का नियम और ओरेस्टेड का नियम, ये तीनों क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ज्यादातर बेसिक है, ये लगते आगे। थैंक यू, धन्यवाद।